नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा का आरोप राहुल आवास पर बनी थी साजिश। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, 9 मार्च को अगली सुनवाई। लखनऊ लौटते वक्त रामचेत मोची की दुकान पर रुके राहुल गांधी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हेमंता बिस्वा शर्मा पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बोली किसी पर हमला करना कैसी राजनीति। और एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस ने किया अक्षरधाम मंदिर का दर्शन, बोले फिर आऊंगा, मंदिर बेहद प्रभावशाली। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित यात्रा ने आरोप लगाया है कि यह प्रदर्शन योजनाबद्ध था। उन्होंने दावा किया है कि इसकी रणनीति राहुल गांधी के आवास पर बनाई गई, जहां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। पात्रा के अनुसार प्रदर्शन में शामिल नेता छोटे कार्यकर्ता नहीं बल्कि संगठन के पदाधिकारी थे। उन्होंने कहा कि सभी ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया और बार कोड के जरिए अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचकर टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करना पूर्व नियोजित कदम था। संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार बताते हुए कई पुराने बयानों का हवाला दिया। पात्रा ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस हर राष्ट्रीय उपलब्धि में बाधा डालने का प्रयास करती है। एआई समिट किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश का कार्यक्रम है। इस घटनाक्रम के बाद एआई समिट का मंच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। धारा 313 के तहत करीब आधे घंटे तक बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चली। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को बेगुनाह बताया। अदालत परिसर में उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। कोर्ट कक्ष से लेकर बाहर तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। भीड़ को नियंत्रित करने में सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो सके, इसीलिए ज्यादा सतर्कता बरती गई। अब मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए सुल्तानपुर पहुंचे और सीधे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए यह आखिरी मौका दिया था। दीवानी न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान डॉग स्क्वाड से तलाशी कराई गई और भारी पुलिस बल तैनात रहा। एक एएसपी और 4 सीईओ समेत अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी में सुनवाई प्रक्रिया पूरी कराई गई। मामला कर्नाटक में आयोजित एक प्रेस वार्ता से जुड़ा है, जहां अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी का उन पर आरोप लगा था। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्र ने इस संबंध में मानहानि का परिवारवाद दायर किया है। राहुल गांधी 26 जुलाई 2024 को पहले भी पेश हुए थे, लेकिन बाद की तारीखों पर अनुपस्थित रहे। 19 जनवरी को गैर हाजिरी के बाद अदालत ने उन्हें 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। यूपी के सुल्तानपुर में कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ लौटते समय अयोध्या प्रयागराज हाईवे के गुप्तारगंज स्थित रामचेत मोची की दुकान पर रुके। उन्होंने रामचेत के परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। दुकान पर मौजूद उनके बेटे राघव से परिवार का हालचाल जाना। करीब 7 मिनट रुकने के बाद वो लखनऊ के जरिए रवाना हो गए। राहुल गांधी ने रामचेत की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि वो पहले नहीं आ सके थे। उन्होंने राघव को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान राघव की बेटी श्रद्धा को गोद में उठाकर प्यार किया और उसे चॉकलेट दी। मुलाकात के बाद उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना जताई और आगे भी साथ खड़े रहने की बात कही। अमेरिका और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा है कि वॉशिंगटन में अमेरिका पाकिस्तान का रोमांस जारी है और भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि यह मोदी सरकार की कूटनीति की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद पाकिस्तान पर कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं दिखा है। उनके मुताबिक इस विफलता को प्रचार से नहीं छिपाया जा सकता। कांग्रेस ने इसे विदेश नीति की गंभीर कमजोरी करार दिया है। विवाद की जड़ हाल ही में वॉशिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध टलवाया था।
शरीफ ने ट्रंप को दक्षिण एशिया में शांति का समर्थक बताया। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे बयानों से भारत की कूटनीतिक स्थिति कमजोर पड़ती है। पार्टी ने केंद्र सरकार के इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। यूएस पाक संबंधों को लेकर देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय दो तरह के नेता होते हैं, एक जो जनता के लिए अपने काम को गिनाते हैं और दूसरे वो जो समाज को जानबूझकर बांटते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि किसी के परिवार पर हमला करना कैसी राजनीति है। गौरव गोगोई और उनके परिवार पर हो रहे हमलों को उन्होंने गलत उदाहरण बताया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति नफरत या विभाजन की नहीं रही है। प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंची और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि असम की संपत्तियां बड़े कारोबारियों को सौंपी जा रही हैं और जनता सब देख रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने एक पैम्फलेट के जरिए राज्य की राजनीति और स्थिति को सामने रखने की कोशिश की है। इस दौरान कांग्रेस ने हिमंता बिस्वा सरकार के खिलाफ 20 सूत्रीय जनता का आरोप पत्र जारी किया है। इस दस्तावेज में भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, बेरोजगारी और नफरत फैलाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। चुनाव से पहले जारी आरोप पत्र असम की राजनीति में नया सियासी ताप लेकर आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सेंगर को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा है कि जुलाई 2024 में मिली अंतरिम जमानत अप्रैल 2025 तक बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके बाद कोई विस्तार आदेश नहीं है। जयदीप के वकील ने स्वास्थ्य कारणों से राहत की मांग की थी। सीबीआई ने जमानत विस्तार का कड़ा विरोध करते हुए मेडिकल दस्तावेजों पर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पहले आत्मसमर्पण करें, फिर याचिका पर विचार होगा। ट्रायल कोर्ट उन्हें पहले ही 10 साल की सजा सुना चुका है। इसी मामले में हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य दोषियों को सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। पीड़िता ने कस्टोडियल डेथ मामले में दोषियों की सजा बढ़ाने और शीघ्र सुनवाई की मांग की है। अदालत ने सभी पक्षों से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई 2 मार्च तय की है। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि पहले याचिका की सुनवाई योग्यता तय करनी चाहिए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने की है। इससे पहले त्वरित सुनवाई की अर्जी मुख्य न्यायाधीश की पीठ को भेजी गई थी। एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति अलार कारिस भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे और स्वामी नारायण अक्षरधाम का भ्रमण किया। उनके साथ एस्टोनिया की भारत में राजदूत मार्जे लूप, राष्ट्रपति कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और विदेश मंत्रालय के सदस्य भी मौजूद रहे। तालिन्य से आए प्रतिनिधिमंडल में डिजिटल और एआई क्षेत्र के प्रतिनिधि और एआई लीप के नेतृत्वकर्ता भी शामिल रहे। मंदिर परिसर पहुंचने पर दिव्यामृत दास स्वामी, ज्ञानमुनि दास स्वामी और वरिष्ठ कर्मचारियों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। राष्ट्रपति कारिस ने मंदिर में दर्शन और अभिषेक कर वैश्विक शांति, सद्भाव और सभी समुदाय के कल्याण की प्रार्थना की। दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को करीब से अनुभव किया। प्रतिनिधिमंडल ने अक्षरधाम के सांस्कृतिक नौका विहार का भी अनुभव किया, जिससे भारत की समृद्ध विरासत, दर्शन और मानव प्रगति में योगदान की जानकारी मिलती है। इस यात्रा को भारत और एस्टोनिया के बीच संवाद और सांस्कृतिक समझ को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति कारिस ने अतिथि बुक में अपने विचार साझा करते हुए मंदिर प्रबंधन का आभार जताया। उन्होंने लिखा है कि उन्हें यहाँ का अनुभव बेहद प्रेरणादायक और प्रभावशाली लगा। साथ ही उम्मीद जताई है कि वो भविष्य में फिर यहाँ आएंगे। उन्होंने भारत और एस्टोनिया के बीच शांति और मजबूत संबंधों की कामना भी की है।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने बिटकॉइन स्कैम से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। शुक्रवार को वो कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। जमानत मिलने के बाद राज कुंद्रा कोर्ट परिसर में अपने वकील के साथ रवाना हुए। मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। इससे पहले अदालत ने उपलब्ध गवाहों के आधार पर कार्रवाई की बात की थी। इसी क्रम में उनके खिलाफ समन भी जारी किया गया था। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के जज आर.बी. रोटे ने जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इसके बाद राज कुंद्रा को पेश होने के लिए समन जारी किया गया। कोर्ट में पेश होकर उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उनके वकील प्रशांत पाटिल ने दलील दी कि 2021 से वो जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं। वकील के मुताबिक मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पहले से एजेंसी के पास हैं। ऐसे में कुंद्रा को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं थी। कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।